हेलो एवरीवन, मैं सीमा रंगा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ फिजिक्स बाय प्रमोद सीमा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका शीर्षक है भारतीय ज्ञान और परंपरा के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों को पहचानें। आज हमारा इस सीरीज़ का सेकंड डे है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने लगातार अपने जीवन में संघर्ष किया और कड़ी मेहनत से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही अपना खर्च स्वयं निकालने के लिए अखबार बेचने का कार्य भी किया और अपनी मेहनत से अपनी एक नई पहचान बनाई। आगे चलकर ये छोटा सा लड़का आगे चलकर हमारे देश का राष्ट्रपति बना और उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ हमारे राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो इन्हीं की बायोग्राफी को आज हम पढ़ेंगे। APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। ये एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी जैनुलाब्दीन न तो अधिक पढ़े लिखे थे और न ही अधिक पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और उसी से अपना जीवन बसर किया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई व 5 बहनें थीं और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिताजी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनके पिताजी बेशक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी लगन और उनके संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत ही काम आए। हमारे अब APJ अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन किसी भी छात्र को ये समझ में नहीं आया। तो अध्यापक क्या करता है, उनको एक समुद्र किनारे लेकर जाता है जहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उन्हें अच्छे से समझाता है। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय किया कि उनका भविष्य विमान विज्ञान में ही जाना जाएगा। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वे सवेरे 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। वैज्ञानिक जीवन 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र करने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1991 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने राजनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की।
यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को जाता है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1908 में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे और शाकाहारी भी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडेड सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पोखरण परमाणु परीक्षण में भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। 1974 में भारत के पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में कलाम ने निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों के समर्थन से कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे भारतीय शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। कलाम को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि भारत रत्न है वो भी शामिल है। कलाम जी वैज्ञानिक जरूर थे, लेकिन साहित्य में उनकी बड़ी ही रुचि रही है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई किताबें लिखी, जिन्हें पढ़कर आप संघर्ष की राह पर सफलता की कहानी लिख सकते हैं। सबसे पहली पुस्तक जो कि 1999 में आई थी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ द फायर, इसमें उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में बताया है। सेकंड बुक जो कि 2002 में आई थी, इग्निटेड माइंड, इसमें उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित करने और देश के विकास पर जोर दिया है। थर्ड बुक 1998 में आई, जिसका शीर्षक है इंडिया 2020। इसमें उन्होंने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना और दृष्टिकोण साझा किया है। 2013 में आई उनकी पुस्तक माई जर्नी में उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। 2006 में ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया? कार्यकाल छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर, आईआईएससी बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई नई अन्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन्हें 2003 व 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में आई फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया।
उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थानी लड़का था, इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने खुद का नाम बदलकर कलाम रख लिया। 2011 में कलाम की कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर अपने रुख से नागरिक समूहों द्वारा आलोचना की गई। इन्होंने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया। इन पर स्थानीय लोगों के साथ बात नहीं करने का आरोप लगाया गया। इन्हें एक समर्थ परमाणु वैज्ञानिक होने के लिए जाना जाता है, पर संयंत्र की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आश्वासनों से नाखुश प्रदर्शनकारी इनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। आखिर निधन वाले दिन आईआईएम शिलांग में कलाम जी के साथ क्या हुआ था? 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बैथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 वर्ष के होने वाले थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वे शिलांग आईआईएम में लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथन जी ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 बजे जब विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा, सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम जी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रखकर उनके आवास स्थान पर 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130J ने भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयर बेस पर ले जाया गया, जहां से इसे मदुरई भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरई हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था। उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय व राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, पोन राधाकृष्णन और तमिलनाडु मेघालय के राज्यपाल के रोसैया और वी षणमुखनाथन ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम जी के शरीर को एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मंडपम भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया, ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी कुरुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3.5 लाख लोगों से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। व्यक्तिगत जीवन। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान
और भगवत गीता दोनों का ही अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमें हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यंत लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी रहे। वे सदस्य समिति करते थे, चाहे वो दफ्तर का नौकर ही क्यों न हो, वे दिन भर शाकाहारी रहे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। मैंने यहाँ पर सिर्फ मुख्य बिंदुओं को ही यहाँ पर साझा किया है। इन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाई। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो का। धन्यवाद।